ओके क्लास, कल जो है हम लोगों ने यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक पढ़ लिया था। आज देखिए ये आपका नया है टॉपिक। इसमें आगे देखिए, इफ़ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम वी सी दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन अ मोशन। ठीक है, ये अगर आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम है जिसमें एक्स वाई जेड सारी एक्सेस है, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन, जहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। और ये अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें से अगर एक कोऑर्डिनेट भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, कम से कम, तीनों तो नहीं, कम से कम एक भी अगर चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, और टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो आप टाइम को इंक्लूड करेंगे तो वो बन जाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, द चॉइस ऑफ अ सेट ऑफ एक्सेस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. For example, for describing motion in one dimension, we need only one axis. To describe motion in 2 or 3 dimension, we need a set of 2 or 3 axes. इसका एग्जांपल मैंने इस तरह से यहाँ पे आप बताया है। सपोज़ आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ सामने बॉल पे आप बॉल फेंक रहे हैं। सीधी बॉल नहीं फेंक रहे हैं, ये आपका पाइप है एक सिलेंड्रिकल, आपने इसमें बॉल फेंकी, बॉल टकरा के इसी से वापस आएगी, यानी इस पाइप के थ्रू ही मूव करेगी। तो इसमें आपको एक ही एक्सेस की ज़रूरत है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस की। तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एक्स। अब आप यहाँ पे अगर आप बैठे हैं और सामने की बॉल खुली है, नीचे ज़मीन पे बैठे हैं, बॉल है, बॉल पे आपने बॉल फेंकी, तो बॉल टकरा के इधर आएगी, लेकिन फ़र्श पे ही रह रही है, उछल नहीं रही है। ठीक है, फ़र्श पे ही जिगजैग टकरा रही है, तो लंबाई और चौड़ाई 2 एक्सेस की ज़रूरत पड़ी, यानी आपकी 2 एक्सेस हो गई। अब थर्ड केस में अगर आप नीचे बैठ के ऊपर की तरफ बॉल को फेंकते हैं, तो वहाँ से टकरा के यहाँ आपके हाथ में आएगी, मिस होगी, तो फिर दोबारा इधर उधर कमरे में कहीं भी मूव कर रही है। तो कमरा क्या है आपका, क्यूबॉइड है, 3D प्लेन है, तो यहाँ पे 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मोशन किस हिसाब का है, उस हिसाब से हमें एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है कि अगर 1 डायमेंशन में है तो वी नीड ओनली 1 एक्सिस, और अगर 2 और 3 डायमेंशन में है तो वी नीड 2 और 3 एक्सिस। Description of an event depends on the frame of references chooses for the description. For example, when you say that a car is moving on a road, you are describing the car with respect to a frame of reference attached to you or to the ground. But with respect to the frame of reference attached with the person sitting in the car is at rest. ठीक है, मतलब अगर आप किस रेफरेंस के पॉइंट में देख रहे हैं, सपोज़ अगर आप कार एक चल रही है, ठीक है, ये आप कार है, कार आपकी चल रही है, आप यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, आपने दूर से एक कार को जाते देखा, तो आपके पॉइंट पे कार क्या है, इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि आप एक जगह रुके हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में क्या है, कार इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन वही अगर आप कार के अंदर बैठे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में कार क्या लगेगी आपको, रेस्ट में, क्योंकि आप खुद कार की स्पीड से उसके साथ में चल रहे हैं। तो आप किस पॉइंट के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये ज़रूरी है। अगर बॉडी कार दूर से मूव कर गई रोड पर, आप खड़े होकर दूर से देख रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में अगर आप रेफरेंस पॉइंट हैं, आपके रेफरेंस पॉइंट से व्यू से देखा जा रहा है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कार क्या है, इन द स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन यही अगर आप खुद कार के अंदर बैठे हैं और कार चल रही है, तो आपको क्या लगेगा कि हम और कार तो रेस्ट में है, बाकी दुनिया क्या है, वो मूव कर रही है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट हमने कौन सा लिया, ये इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्क्राइब मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस, से एक्स एक्सिस, सो इट इज़ कंसाइड विद द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वी मेजर द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू अ कन्वेंशनली चूजन ओरिजिन। मतलब ये आपका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट, आपको ओरिजिन का मतलब कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आपको मानना पड़ेगा, और उसके रिस्पेक्ट में कितनी पोजीशन चेंज आई वही उसका जो है मोशन होगा। सपोज़ कि एक बच्चा है, वो अपने घर से चला स्कूल के लिए, स्कूल से वो प्लेग्राउंड चला गया। ठीक है, तो इसके अगर बच्चे के मोशन को डिस्क्राइब करना हो, तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट होम लेंगे, तो ही गो टू स्ट्रेट, देन गो टू नॉर्मल एक्सेस टू द प्लेग्राउंड। ठीक है, अगर यही हम उसका स्कूल रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, देन ही गोज़ स्ट्रेट अप टू द प्लेग्राउंड। मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ मान रहे हैं, ओरिजिन कहाँ मान रहे हैं, उस रेफरेंस में आपको डिस्प्लेसमेंट काउंट करना होता है। ठीक है, आप देखिए, जैसे द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 Q in फिगर 3.1
+360 एंड +240। ये देखिए, ये आपका डायग्राम है। इसमें P पोजीशन ओरिजिन पॉइंट ये है O, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। P पॉइंट की पोजीशन क्या है +360 और Q पॉइंट की पोजीशन क्या है +240। सिमिलरली द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ R, इधर की तरफ देखें, अब ये देखिए +40 की रेंज में बढ़ रहा था, ये -40 की रेंज में जा रहा है। तो इसकी पोजीशन फैक्टर अगर बताएं तो ये क्या है, इसकी पोजीशन -120, ठीक है। मतलब हम ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से माना है, हमने एक ज़ीरो कोऑर्डिनेट कहाँ माना है, उस हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा पोजीशन कैसे बताते हैं। नेक्स्ट, पोजीशन हमेशा रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में देखी जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट के या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखी जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप किस पॉइंट के कंपैरिजन में उनकी पोजीशन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, दैट इज़ नोन एज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सपोज़ मेरी पोजीशन राइट नाउ क्या है, तो राइट नाउ मेरी पोजीशन आप किस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं, शिवानी पब्लिक स्कूल से देख रहे हैं। अगर अपने स्कूल से देख रहे हैं तो कितने किलोमीटर टू द लेफ़्ट टू द राइट, अगर अपने घर से देख रहे हैं, ठीक है, तो अलग है। अगर आप एयरपोर्ट से देख रहे हैं तो अलग है, रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं तो अलग। मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी पोजीशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अगर रेफरेंस पॉइंट पता होगा तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यू नो द ओरिजिन, यू नो द रेफरेंस, यू शुड नो द रेफरेंस पॉइंट। आगे देखिए, पाथ लेंथ। कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, वी चूज द एक्स एक्सिस सच दैट इज कोइंसाइड with the path of car motion and origin of the axis as normal from where the car started moving, ठीक है। ये जो ओरिजिन है, यहाँ से कार ने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, रेस्ट पॉइंट है, और टाइम भी ज़ीरो है, यानी कि मोशन स्टार्ट नहीं किया उसने, ठीक है। लेट PQR रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द कार एट डिफरेंट टाइम। जो नीचे हमने PQR 3 पॉइंट देखे हैं, वो कार की अलग अलग पोजीशन है विद डिफरेंट टाइम। Consider two cases of motion. In the first case, the car moved from O to P. ये देखिए, ये कार की स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब यहाँ कार रेस्ट पे थी, उसकी पोजीशन भी ज़ीरो थी और उसका टाइम भी ज़ीरो था। फिर कार ने स्टार्ट करना शुरू किया, वो Q पॉइंट पे आई, P पॉइंट पे आई, और इधर की तरफ बारी बारी, पहले इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, और इधर से इधर। 3 केसेस हैं, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, और यहाँ से यहाँ आई। 3 केसेस हैं। पहली बार कार स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ आके रुक गई, फर्स्ट केस। सेकंड केस में हमने माना कि कार स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ आके रुकी। थर्ड केस, कार यहाँ से यहाँ होके पीछे आई। सो व्हाट इज़ द पाथ लेंथ? देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इज़ पाथ लेंथ। द डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द पाथ लेंथ। मतलब जितनी डिस्टेंस उसने मूव की, दैट इज़ नोन एज द पाथ लेंथ। जब ज़ीरो से P पे वो आया तो कितना चल के आया? डायरेक्ट 360। पूरा कितना चल के आया था? 360। तो लेंथ कितनी हो गई उसकी? पाथ लेंथ कितनी हो गई? 360। ये देखिए, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इज़ 360। इन द सेकेंड केस, व्हेन कार मूव्स फ्रॉम O to P देन मूव्स बैक P to Q। जब वो P तक गया और P से वापस Q पे आया, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये P तक गया, यानी कितना? 360 चला, फिर P से Q पे वापस आया, ठीक है। कितना आया? ये कितनी डिस्टेंस है? 40, 40 80 और 40 120। 120 वापस आया, तो टोटल कितना चल के आया? टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई उसकी? 480। तो जब वो O से P पे आया तो पाथ लेंथ 360, जब वो P से जाके फिर Q पे आके रुका तो 360 प्लस 120 480। ये देखिए, ठीक है। पाथ लेंथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। अब यहाँ देखिए, जो मैंने कल आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात बताई थी, तो यहाँ पाथ लेंथ किससे रिजेंबल कर रही है? डिस्टेंस से। मतलब ये हमें मतलब नहीं है कि हम जाके यहाँ पे वापस आए तो हमारा इनिशियल पोजीशन से कितना चेंज आया, नहीं, हम चले कितना, हमें उससे मतलब है। तो चले हम कितना? 360 प्लस 120 480। तो पाथ लेंथ का मतलब हम कितना ट्रैवल किया हमने, तो हम इतना आए प्लस इतना आए तो हमारा 480। अब अगर यही हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो डिस्प्लेसमेंट में हम अभी फाइनल पोजीशन कहाँ है? 240 पे,
इनिशियली कहाँ थे, 0 पे। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते तो कितना होता, 240। तब हमें ये मतलब नहीं है कि हम इतना चल के आए, ये भी चला, ये तो काउंट करो, नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। तुम जहाँ से चले थे वहाँ से कितनी दूर हो, डिस्प्लेसमेंट में हमें बस इससे मतलब है। तो वो 240, ये देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने निकाला है, इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट में। ये देखिए, इट इज़ यूज़फुल टू डिफाइन अनदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एज अ चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन में कितना चेंज आया। जब 0 से P पे आया तो इनिशियल पोजीशन क्या है, 0, फाइनल पोजीशन क्या है, 360। तो जब 0 से P पे आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 360। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब P से Q पे आया, अब P Q की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इनिशियल पोजीशन कितनी है, 240, फाइनल पोजीशन क्या है, 360। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -120। जब P से Q, ये Q P की बात कर रहे हैं, इन दोनों पोजीशन की। तो यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है। तो यानी दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और टोटल जितनी डिस्टेंस चल के आए उन सबको जोड़ दें तो वो होती है पाथ लेंथ। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस है, पाथ लेंथ में तो क्या होता है, पाथ लेंथ में हम सारी डिस्टेंस को जोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए, जब पाथ लेंथ हम इसकी बात कर रहे थे, 0 से P पे आए 360, 0 से Q पे आए तो 360 में हमने 120 जोड़ लिया था। तो इस केस में 0 से Q पे आने में पाथ लेंथ कितनी हो गई, 480। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सिर्फ 240। तो पाथ लेंथ मे और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ। For example, the motion of car from O to P, path length is 360 and the displacement is 360. In this case, the magnitude of displacement 360 is equal to the path length. But अगर हम दूसरा केस लें, जब कार P से जाके Q पे वापस आई थी, तो उस केस में पाथ लेंथ हमने कितनी निकाली थी, जोड़ के 480। लेकिन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 240। देखिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारी कार है, ये 0 उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये हमारा P पॉइंट है 360 पे, ये हमारा Q पॉइंट है 240 पे। जब हम पाथ लेंथ की बात करते हैं तो पाथ लेंथ का मतलब हम कितना चले। तो 0 से P पे जब आए तो कितना चले थे, 360। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी 360। तो इस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए। लेकिन जब हम P से जाके Q पे वापस आए, P से जाके Q पे वापस आए थे, तो कितना था, 360 प्लस 120 यानी कि 480। लेकिन इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम फाइनली कहाँ रुके हैं, 240 पे, यानी कि 240 माइनस 0 बराबर 240। तो इस केस में पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है। ठीक है। सो पाथ लेंथ इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, चाहे वो किसी डायरेक्शन में हो, जोड़ते जाओ बस। पाथ लेंथ का मतलब जोड़ते जाओ, जितना चले जोड़ते जाओ, चाहे आगे पीछे रिपीट करे कुछ भी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब कहाँ से शुरू किया था और फाइनली कहाँ रुके हो, उन दोनों का डिफरेंस। सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और पाथ लेंथ का मतलब सारी डिस्टेंस जोड़ते जाओ जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हो, बस सिंपल ये है। तो यहाँ देखिए, अभी जो बताया 480 और दूसरे केस में हमारा कितना आया, 240। 10 इस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में भी 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है। कल हमने ये बात कही थी कि अगर हम अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए तो कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो जहाँ से चले थे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक जैसी है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। लेकिन पाथ लेंथ कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि पाथ लेंथ में हम डिस्टेंस को जोड़ते ही जाते हैं, तो वो कभी 0 नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट पाथ लेंथ कैन नेवर बी 0। ठीक है।
इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देखिए, वीडियो को ध्यान से, बुक से पढ़िए, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। इसका रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे मेरे नंबर पे सेंड ज़रूर करिएगा कि मैम वी गॉट इट और वी अंडरस्टैंड और वी हैव अ प्रॉब्लम। जो भी आपकी समस्या हो ज़रूर बताइएगा।